हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मीन्स धातु और अधातु के बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बेटा सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम फिर से 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से लेकर आए हैं। इसमें धातु और अधातु, पहला क्वेश्चन आपका कहे धातु और अधातु, सेकेंड क्वेश्चन है आपका बेटा आयनिक यौगिक, और थर्ड क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी, चौथा क्वेश्चन आपका उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं, पांचवा है खनिज और अयस्क। ये 5 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड पेपर के लिए। तो आज हम लोग इन 5 क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले एक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि धातु क्या चीज़ें होती हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा धातु क्या होती है। कहता है धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या कर रही हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर इट मीन्स डोनेट करके कौन सा धन आयन बना रही हैं, क्या बना रही हैं, धन आयन बनाती हैं, वो धातु कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे अगर हमें पता करना हो, जैसे हमने लिया सोडियम, ठीक है। अब हमें पता करना है कि सोडियम धातु है कि नहीं है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो डिफिनीशन कह रही है कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएंगी, धन आयन बनाएंगी। तो यहाँ पर देखते हैं इसका। तो इसको सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसका 2 8 और 1, इट मीन्स मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो कितना आ रहा है, 281। जैसे सबको पता होता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में तो जो थर्ड सेल होती है KLM में, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट यहाँ पर 8 नहीं है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, बट इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, बाहर निकाल देती है बेटा। तो ये क्या करेगी, तो यहाँ पर ये सोडियम क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से बाहर निकाल देगा। तो इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 8 यहाँ पे कंप्लीट, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर निकाल दिया। तो यहाँ पर ये क्या किया कि ये जो तत्व था, इट मीन तत्व सोडियम था, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, इट मीन त्याग दिया। और त्यागने के बाद क्या बनाया, इसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने ही धनायन बनाएगा। और यहाँ पर क्या किया, 1 धनायन बना लेता है, इसलिए ये कौन सा, ये धातु कहलाता है, ठीक, ये धातु कहलाता है। अब हम आते हैं धातुओं के गुण क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि धातु के गुण क्या होते हैं। फिर तो यहाँ पे अगला होगा हमारा धातुओं के गुण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जैसे सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि धातुओं के गुण में सबसे पहले आप जानते हैं कि धातुएं तन्य होती हैं। कैसी होती है, धातुएं तन्य होती हैं। अभी मैं बताऊंगा कि तन्यता क्या चीज़ होती है, तन्य होती हैं। सेकेंड है अपना बेटा कि धातुएं आघातवर्ध होती हैं, धातुएं आघातवर्ध होती हैं, वर्ध होती हैं, ठीक। और तीसरा आ गया अपना कि धातुएं कठोर होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक। इस तरीके से इनके गुण के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो धातुओं के गुण क्या हैं, धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं आघातवर्ध होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं। लेकिन बेटा जब एग्जाम में, जब क्लास में टीचर्स पूछते हैं कि धातु क्या होता है, तो बहुत सारे गंधौरे खड़े होकर बोलेंगे कि सर धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं आघातवर्ध होती हैं। मीन्स वो सिंपल डिफिनीशन नहीं बताते, वो उसके गुण के बारे में वहां पर डिटेल डिस्कस करने लगते हैं। लेकिन उसके जो धातु के जो डिफिनीशन है वो एक्चुअली क्या है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बना रहे हैं, धनायन बना रहा है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। और धातुओं के गुण में देखा कि धातुएं क्या है बेटा, तन्य है। अब ये तन्य है और धातुएं आघातवर्ध होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ से कंफ्यूज हो रही थी कि तन्यता क्या चीज़ होती है, तन्य क्या है, और सेकेंड आघातवर्ध क्या होती हैं। तो सबसे पहले बेटा तन्यता वह चीज़ होती है, धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बनाया जा सके, धातुओं को खींचकर एक पतले तार के रूप में बनाया जा सके, वह गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाती है। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि धातुओं का वह गुण जिसमें उसको खींचकर पतले तार के रूप में बनाया जा सके वो क्या कहलाती है,
तन्यता कहलाती। आघातवर्ध क्या होता है कि धातुओं का वह गुण जिसे उसे पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सके। धातुओं का वह गुण जिसे उसे पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सके वो आघातवर्धता कहलाती है। अब आपको ये पहला क्वेश्चन से धातु क्या है ये तो समझ में आ ही गया होगा कि धातुएं होती क्या हैं, धातु की डिफिनीशंस क्या होती हैं, धातु के गुण क्या होते हैं, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि अधातु, यहाँ पर अधातु देखेंगे बेटा। अधातु क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने धातु देख लिया और ऐसे अधातु देखेंगे। तो बेटा धातुओं के जस्ट अपोजिट होती हैं अधातु। जैसे धातु में हम लोग पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देती हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रॉन जो गेन कर लेंगी इनमें ग्रहण कर लेती हैं। जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी, ग्रहण कर लेंगी, वो क्या कहलाती है, अधातु कहलाती। मतलब कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। और यहाँ पर क्या कर रही थी, यहां पे देखना, यहां पर धनायन बना रही थी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, और यहां पे क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर मींस लेकर के क्या बना रही थी, ऋणायन बना रही थी, वो अधातु कहला रही थी। फॉर एग्जांपल समझते हैं बेटा, अभी और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। एग्जांपल में जैसे समझिए क्लोरीन लिया, क्लोरीन, और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है बेटा 17 होता है। अगर इसका हम अष्टक रूल से क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहां पर 2, 8 और 7 हो जाएगा। अब आप लोग समझते होंगे कि सर कैसे आप कर दे रहे हैं 2, 8, 7। तो बेटा आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि KLMN इस तरह से 4 कक्षक होते हैं। पहले कक्षक में ऑक्टेट रूल्स के हिसाब से देखें तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरे कक्षक में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम कितना भी आप लोग रख सकते हैं बेटा। तीसरे में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 16, 2, 8, 8, 16 इस तरीके से हम लोग पढ़े थे, 16, 32 इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग ने 3 पे ही देखा कि 2, 8 और 7 आ गए। तो यहाँ पर बेटा इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मीन्स तीसरे कक्षक M में 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 7 है। तो ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, तो ये क्या करेगा बेटा, आगे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ले लेता है। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वैसे ही इसका कितना हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2, 8, 8, और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल है कि नहीं है, यहाँ पे पता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, और लेने के बाद क्या बना रहा है बेटा, ऋणायन बना रहा है। इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बनाया, ऋणायन बनाया, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी अधातु कहलाती हैं। तो यहाँ पे अधातु आपके क्लियर हो गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा अधातुओं के गुण क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, अधातुओं के गुण क्या है, अधातुओं के गुण में जस्ट उसी के उल्टा कर देना है आप लोगों को। जैसे कि धातुएं क्या होगी, जैसे यहाँ पे धातुएं कठोर थी तो आप लिख दोगे धातुएं कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, धातुएं आघातवर्ध थी तो अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं। धातुएं तन्य थी, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। तो जस्ट इसी के अपोजिट्स क्या हो जाएंगे, इसके गुण हो जाएंगे। तो बेटा आप लोगों को ये एक क्वेश्चन से धातु और अधातु क्या है यहाँ पे क्लियर हो गएंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइंड करा दूं कि धातुएं वे तत्व होती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं। इट मीन्स अगर एरो के हेड वाले साइड्स में अगर इलेक्ट्रॉन लिखे मीन्स त्यागे जा रहे हैं, तो यहाँ पर वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना रही हैं वे तत्व क्या कहलाती हैं, धातु कहलाती हैं। तो धातुओं के आप लोग गुण भी देख लिए, धातुएं तन्य, आघातवर्ध और कठोर होती हैं। उसी तरीके से धातु देखें तो जस्ट धातु के अपोजिट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा था, यहाँ पे ग्रहण किया जा रहा है, वहां पे धनायन बन रहा था और यहाँ पे ऋणायन बनना है। बस इतनी बातें थी। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक यौगिक के बारे में। हम लोगों ने धातु और अधातु पढ़ लिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आयनिक यौगिक के बारे में। जैसे बेटा नाम से ही पता लग रहा है आयनिक यौगिक मीन्स आयनों के, तो आयनों से जो यौगिक बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। अब तो बेटा आप लोग समझ गए होंगे कि अभी तो आयंस के बारे में आपको बताया था, तो यहाँ पर डिफिनीशन पहले देख लो फिर आपको पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर है कि धातुएं और अधातुएं के बीच इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान मीन्स स्थानांतरण हो रहा है। तो सर अभी तो हमने पढ़ा था कि सोडियम अगर है तो सोडियम क्या कर रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर यहां पर धनायन बना रहा था।
और इसी तरह से अगर हम क्लोरीन देखें तो क्लोरीन क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा था और क्या कर रहा था कि माइनस बना रहा था। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर फर्स्ट में देखा जाए, सेकंड में अगर हम लोग देखें तो पहले में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, त्यागा जा रहा है, त्याग दिया जा रहा है, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है बेटा, ग्रहण किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से और ग्रहण करने से एक क्या होता है, आयन आ जाता है। जैसे यहाँ पर कौन सा, प्लस आयन, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस आयन। तो जब ये प्लस और माइनस आयन बनते हैं तो बेटा तो यहाँ पर क्या होता है कि ये प्लस आयन और माइनस आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने पास क्या होते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे एक दूसरे को, और अट्रैक्शन के कारण इनके बीच में धीरे धीरे बेटा एक इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होने लगता है। क्या होने लगेगा, इनके बीच में एक इस तरह से बॉन्ड बनने लगता है, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं, आयनिक यौगिक नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे बेटा, आयनिक यौगिक नाम देते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम लोग ये डिफिनीशन से देख लेते हैं कि बोला कि धातुएं और अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, या बोल सकते हैं स्थानांतरण से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो मीन्स आदान प्रदान से बनने वाला यौगिक जो है वो क्या है, आयनिक यौगिक। जो ये आपस में क्या होते हैं, इस बंध से बन जाते हैं, और बंध से बनने के बाद में बेटा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसको इस तरह से ना बोल के, यहाँ पे इसको बोल दें आयनिक बंध है। क्या बीच है, ये बीच में बन रहा है आयनिक बंध, और ये आयनिक बंध बीच में धीरे धीरे आते आते क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से ये होंगे अट्रैक्ट होकर एक दूसरे में चिपक जाएंगे। तो ये पूरा तरीके से बन जाएगा, क्या बना कि आयनिक यौगिक बना। क्या बना, आयनिक यौगिक बन गया बेटा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपके एग्जाम में दो टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेटा। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जा सकता है, यहाँ पे एक क्वेश्चंस आ सकता है आपके एग्जाम्पल में। वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो यहाँ पर बेटा आप लोग सबसे पहले समझिए, गलनांक का मतलब बोल रहा है कि इसको अगर हम गर्म करें और ये टूटते जल्दी नहीं, जैसे किसी ने क्या किया बेटा, NaCl को अगर गर्म किया जाए तो जल्दी से NaCl क्या होता है, ब्रेक नहीं होता, मतलब एक दूसरे से दूर नहीं जाता है। तो मतलब कि इसको दूर करने के लिए, मतलब बेटा अगर इतना समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि अगर इस NaCl को, मतलब सोडियम और क्लोरीन को अगर हमें अलग करना होता है तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गलनांक, मतलब उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों है कि हमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो बेटा देखो यहाँ पे अपोजिट चार्ज हैं जो आपस में क्या है, मिले हैं, कि प्लस और माइनस, और अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से दूर भगाना, इट मीन्स अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से दूर भगाना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि अगर प्लस माइनस है तो उनको दूर भगाना क्या होगा, आपके लिए मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस को दूर करने के लिए, क्या करते हैं, हम उनको अधिक से अधिक क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे हम आप लोग को बताएं कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बोलेंगे आयनिक यौगिक में धन आयन व ऋण आयन आपस में प्रबल अंतर आणविक बंध द्वारा क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि अभी बताया कि आयनिक यौगिकों में जो आयन होते हैं, आयनों के कारण ये क्या होते हैं, प्रबल बंध द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, ये जो बंध है, इस बंध द्वारा क्या है, प्लस और माइनस बंधे हैं, और इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों है। तो आप बोलेंगे आयनिक यौगिकों में जो है आयनों के द्वारा एक प्रबल बंध बन जाता है, जो एक दूसरे को ज्वाइंट रखता है। इसलिए इनको दूर हटाने के लिए, इस बंध को तोड़ने के लिए हमें अधिक उष्मा देने या अधिक ऊर्जा देने की जरूरत होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। यहां तक बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहां पर आप लोगों को 1 2 3 बोलना।
अभी तक हम लोगों ने आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था। अब तीसरा क्वेश्चन बेटा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, यहाँ पर हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे आप लोग देखें तो लिखा है कि तत्वों को उनके सक्रियता के आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में अगर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी वो सक्रियता श्रेणी कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अगर फैमिली की बात करें तो हमारी फैमिली में अगर बोला जाए कि सबसे बुद्धिमान इंसान से मतलब कि कम बुद्धिमान इंसान की एक श्रेणी बनाइए, तो सबसे पहले हम अपने घर में किसको रखेंगे, तो सबसे ज़्यादा हमारे घर में जो घर को चला रहा है, जो मुखिया है, जैसे मान लीजिए अगर दादाजी जिंदा हैं तो हमारे सबसे ऊपर कौन आएंगे, दादाजी हमारे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होंगे। उसके बाद अगर बात करें तो पापा बुद्धिमान होंगे। उसके बाद अगर बात करें तो बड़े भैया बुद्धिमान होंगे। ठीक है, उसके बाद आप सबका नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए फिर छोटे भैया, इस तरीके का। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उनकी बुद्धिमान के घटते क्रम में उनको रखकर एक हम श्रेणी बना रहे हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बुद्धिमान की बात कर रहा हूँ, दिमाग की बात कर रहा हूँ, तो बेटा दिमाग की बात करूँ तो दिमाग धीरे धीरे घटता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है, तो मतलब दादाजी के पास बहुत ज्यादा दिमाग था, बहुत बुद्धिमान थे, घर को चला रहे थे। फिर पापा जी के पास बुद्धि ज्यादा थी, फिर बड़े भैया के पास, फिर छोटे भैया, फिर हम लोग भी इसमें आ गए जिसके पास बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि होती तो काहे कुछ गया था गंदौरा कहीं का। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसी तरीके से यहाँ पर बात करनी बेटा तत्वों की सक्रियता के बारे में, मतलब जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जिस सबसे ज्यादा रिएक्शंस कर ले तत्वों से, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे बहुत हम लोग शॉर्ट टर्म में यहाँ पे समझने वाले हैं बेटा कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग सक्रियता श्रेणी को पढ़ने वाले हैं। तो सक्रियता श्रेणी में फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बताएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कि ली का बा सर का ना मग अल मन जन कर फी कद को नी शन पब है कु हज अज पंडित आया। देखो बेटा जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसकी सक्रियता के बढ़ते क्रम में रखा, मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इनकी सक्रियता क्या होगी, घटती जाएगी। तो अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो बहुत बड़ी श्रेणी लिख दी, हम लोग कैसे याद करेंगे। तो बेटा बहुत आसान है, देखो मुझे कैसे याद है। तो यहाँ पर लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, स्टेंशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, सोना। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे बेटा, तो यहां पर देखना ली का बा सर का ना मग अल मन जन, देखो बेटा जन कर फी रहेगा, फी नहीं फी, कद को नी सन पब है कु हज अज पंडित आया। देखो बेटा आपको बहुत टफ लग रहा होगा कि कैसे याद करेंगे, लेकिन एक दो बार आप लोग पढ़िएगा, अपने आप निकलता हुआ जाएगा। जैसे देखिएगा ली का बसर का ना मग अल मन जन कर फी कद को नीसन पब है कु हज अज पंडित है। जैसे मुझे देखो किस तरह से याद है, ऐसे काफी स्टूडेंटों को भी याद है, अभी तक मैंने इसी तरह से याद कराया कि ली का बसर का ना मगल मंजन कर फी कद को नीसन पब है कु हज अज पंडित आया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सक्रियता श्रेणी आप लोग यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ये तो मैंने बहुत इंटर लेवल तक आपको सक्रियता श्रेणी याद करा दी है बेटा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप लोग कैसे करेंगे कि तत्व, ये सब बेटा क्या है, तत्व है आपके। ठीक है, कि लिथियम, सोडियम, बेरियम, स्टेंशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है आपके तत्व है। तो आप बोलेंगे तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में रखने पर, ठीक है, उनके बढ़ते क्रम में रखने पर यहां पर कैसे रखा हूं, घटते क्रम में रखा हूं। तो आप लोग एक से बोल देना, कोई बढ़ते क्रम में रख सकता है, कोई घटते क्रम में रख सकता है। तो आप इस तरह से बोल देना कि तत्वों को उनके बढ़ते या घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हुई बेटा, ये जो श्रेणी प्राप्त हुई इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सक्रियता श्रेणी बोलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोगों को आपको आई होप आपको सक्रियता श्रेणी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चंस क्या करेंगे,